हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी और आई होप आप सब लोगों की नाबार्ड ग्रेड 8 की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी और आप लोग अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर कर चुके होंगे और आज इनकी भी प्रिपरेशन अभी कंटिन्यू है, उनकी चल रही होगी और आप लोगों ने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया होगा। मैंने नाबार्ड ग्रेड 8 का प्रैक्टिस मॉक का पहला मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है और मतलब इसका भी पहला मॉक अटेम्प्ट किया है और मेरा भी पहला मॉक था जिसमें मेरी रैंक जो है वो 49 है आउट ऑफ 878 और जो मेरा स्कोर है वो 100 आउट ऑफ 37.5 है और ये स्कोर बहुत ज़्यादा तो नहीं है और आई थिंक जितना मुझे याद है लास्ट टाइम भी कट ऑफ जो था वो 46 पॉइंट समथिंग कुछ था, तो उस हिसाब से तो स्कोर मेरा काफ़ी कम है। बट अभी मुझे प्रिपेयर करते हुए सिर्फ अराउंड 25 डेज़ ही हुए हैं। मतलब जब नोटिफिकेशन आया है तभी मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट करा है और साथ ही साथ अभी कॉलेज की वजह से मुझे इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। सो दिस वाज ओवरऑल समरी और एनालिसिस ऑफ माय मॉक टेस्ट। मेरे रीजनिंग में 20 आउट ऑफ 7.75 है और इंग्लिश में 11 है। ऑलमोस्ट लास्ट ईयर भी सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश का 10 के समथिंग कुछ था, तो इंग्लिश में 11 और आई थिंक मुझे इससे भी ज़्यादा स्कोर करना चाहिए। और क्वांट में मैंने बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। आई थिंक मैंने 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे थे बिकॉज जब मैंने नॉन मेरिट सेक्शन करना स्टार्ट करा है तो उस टाइम पे ऐसा था कि सबसे पहले मेरे सामने रीजनिंग आया, आफ्टर डेट इंग्लिश, उसके बाद कंप्यूटर सेक्शन, डिसीजन मेकिंग एंड देन आया है क्वांट्स। तो क्वांट्स तक पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 1 आवर कंप्लीट हो गया था और बहुत ही कम टाइम अराउंड 15 मिनट्स और समथिंग कुछ ऐसा बचा था। तो इस वजह से मैंने ना वो पॉइंट सेक्शन को स्किप कर दिया, बस उतने ही 4 क्वेश्चन करे और फिर मैं मेरिट सेक्शन पे जंप कर गई जा कर के। और फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देती हूँ कि ये अटेम्प्ट है मैंने कितने कौन से सेक्शन में कितना अटेम्प्ट करा है और साथ ही साथ एक्यूरेसी एंड परसेंटाइल और ये टाइम है जिसमें मैंने किस सेक्शन में कितना ज़्यादा टाइम लिया हुआ है। और मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग में मैंने इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, जिसमें से एक क्वेश्चन मेरा गलत था, ये वाला, जिसमें ये स्टेटमेंट और कॉज वाला था और ये स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से गलत हो गया। और इंग्लिश में भी मेरे काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए। इंग्लिश में बहुत एक्यूरेसी मैटर करती है तो उसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रह जाते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। इंग्लिश में ये कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन था और मैंने कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था और ये वाला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था, ये वाला करा था बट ये गलत है और ये भी गलत है और ये वाला क्वेश्चन सही है। सो मतलब जो पैसेज था वो थोड़ा सा ट्रिकी था और थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा ट्रिकी था। और बाकी क्वेश्चंस मतलब इंग्लिश में चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे और अभी के एरर वाले क्वेश्चंस मेरे बहुत ज़्यादा रॉन्ग होते हैं। तो मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, उसमें से 2 क्वेश्चन ये रॉन्ग हैं, तो मैंने ये क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करे। एरर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रॉन्ग होते हैं और बाकी मैंने क्वेश्चंस पैराजम्बल के करे थे, वो भी गलत हो गया है शायद। सो ओवरऑल ये क्वेश्चंस हैं जो कि सही हैं और बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक हुई है क्योंकि बहुत ही पहला मॉक था और बहुत टाइम के बाद मैंने मॉक अटेम्प्ट करा था। सो आई डोंट नो मैंने क्या क्या सिली मिस्टेक्स करी हैं। और कंप्यूटर सेक्शन मैंने अभी तक रिवाइज़ नहीं करा, बस ये प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे मैंने कंप्यूटर सेक्शन अटेम्प्ट किया था और मुझे इसका क्वेश्चन बार कोड ही लग रहा नहीं था, क्यूआर लग रहा था, बट मैंने पता नहीं क्यूआर को हटा करके फिर से बार कोड मार्क कर दिया। और ये सारे क्वेश्चंस तो मतलब आई थिंक 2 क्वेश्चन ही गलत हुए हैं मेरे कंप्यूटर में, नहीं 3 क्वेश्चंस गलत हुए हैं और एक के वाला गलत हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है बट मैं कंफ्यूज होकर के इसको ऑपरेटिंग
सॉफ्टवेयर लगा दिया है। और कॉइंट मैंने 4 किए थे सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन, तो वो सही है। और डिसीजन मेकिंग में भी मैंने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, इसमें से एक ही गलत हुआ है। डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस वैसे ना ये बहुत ही ऐसे डे टू डे लाइफ के बेसिस पे इन्होंने क्वेश्चंस दे रखे थे। मैंने जो डिसीजन मेकिंग की सिर्फ एक ही क्लास ली थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा था कि जो फंडामेंटल्स थे डिसीजन मेकिंग के वो मैंने कवर करे थे, बट ये उनसे रिलेटेड नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे बिकॉज मैंने भी नहीं प्रैक्टिस करी है। सो इतना ज़्यादा तो नहीं था, मतलब कि आसानी से सॉल्व हो रहे थे और ज़्यादा क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने नहीं है इसमें। और इसके बाद जीए के सेक्शन में जो करंट अफेयर्स मुझे आते थे, मुझे याद थे, तो वो मैंने कर लिए थे। और ये वाला जो क्वेश्चन था, एक तो ये वाला था, ये डले चिल्ली वाला, ये तो सिक्किम था, इसका आंसर मुझे पता था। और ये तो मतलब फंडिंग पैटर्न पे पूछा था, तो इसका सब जगह ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, 60:40 और 90:10। मतलब नॉर्थ ईस्टर्न के लिए 90:10 और इधर ये जो नॉर्मल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ हैं और इनके लिए 60:40, सेंट्रल और स्टेट की फंडिंग का रेशियो। तो ये सही था। और ये सुभाष खेतूलाल शर्मा, स्मार्ट फार्मर, तो इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और ये मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था। और ये डीएपी वाला, इसका अमाउंट कितना है वन टाइम स्पेशल पैकेज के बाद, तो ये भी पता था। और ये मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था क्योंकि मुझे नहीं पता था इसके बारे में। और हाँ, ये भुवनेश कुमार, ये चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहाँ के हैं, तो UIAI, तो यहाँ के हैं, ये आधार वाला। और ये भी मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था, और ये भी नहीं करा था अटेम्प्ट। और ये वाला अटेम्प्ट किया था, ये मैंने आज मतलब कि एग्ज़ाम देते टाइम ही मैंने उसके पहले ही पढ़ा था। वो नाबार्ड की जो एनुअल रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये आई थिंक फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये, मतलब कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो सेकंड 2 लास्ट पेज है ना, उसमें ये मेंशन है, इसकी मेंशन है, उसका इंटरेस्ट सबवेंशन भी मेंशन है। सो इस वजह से। और ये मैंने गेस वर्क किया था और ये मेरा गलत हुआ है। और ये मुझे पता था, डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी, अभी मैंने कहीं पढ़ा था करंट अफेयर में। और बाकी तो मैंने अटेम्प्ट नहीं करे थे। आई थिंक मैंने बस इतने ही अटेम्प्ट करे थे और मैंने इससे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करे थे। अब हम लोग ESI सेक्शन पे आते हैं। तो ESI सेक्शन में इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का पूछा था, तो ये क्वेश्चन मुझे पता था। और ये वाला PPSL जो था उसमें कौन सा फ़ंड आता है, तो RIDF। और ये मैंने गेस वर्क किया था जो कि गलत है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ये तो था, मतलब रेजिंग इनकम बोर्ड नहीं आता है। ये क्वेश्चन तो सबको ही आता होगा। बाकी इसमें मैं कंफ्यूज हो गई थी, मैंने आज ही पढ़ा था नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट के अंदर, इसमें अडेप्टेशन फ़ंड था जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर आता है। और इसमें पूछा गया है नाबार्ड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी। और ये ग्रीन क्लाइमेट फंड में नाबार्ड एज अ चैनल वर्क करता है। इसमें भी इंटरनेशनल फ़ंड को वो इंडिया तक लेकर के आता है। सो नाबार्ड जो है एक चैनल की तरह वर्क करता है। और अडेप्टेशन फ़ंड में जो है वो इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी है, तो इस वजह से कन्फ्यूजन है। और ये दोनों ही फ़ंड मतलब क्लाइमेट चेंज के ऊपर हैं, दोनों ही हैं। और एक और फ़ंड है, तो ये अडेप्टेशन फ़ंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। और ये मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करे थे। और ये मैंने अटेम्प्ट करा था फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट और GDP रिलीज्ड, तो ये भी मैंने आज ही उसकी नाबार्ड के एनुअल रिपोर्ट में पढ़ा था। सो ये इस वजह से करेक्ट है। और ये वाला भी मैंने पढ़ रखा था, करंट अफेयर में ही कहीं पढ़ रखा था कि नेट ज़ीरो इमिशन को बाय 2070 के लिए कवर करना। और ये वाला तो A और B करेक्ट थे। और इसमें थर्ड वाला पॉइंट जो है वो गलत है। और ये मैंने अटेम्प्ट नहीं करा। ये वाला सही है, बट इसमें ना इनकरेक्ट पूछ रहा था और मैंने करेक्ट ऑप्शन लगा दिया, इस वजह से मेरा रॉन्ग हो गया। और मैंने अटेम्प्ट नहीं करा है ये भी, इसमें भी सेम मैंने वही गलती करी है। इनकरेक्ट और करेक्ट में मैंने शायद कुछ नहीं, ये वाला कुछ नहीं था ऐसा। अच्छा, इसमें कुछ अलग तरीके की मिस्टेक थी, मैंने अटेम्प्ट नहीं करा। और ये भी मैंने गेस वर्क करा था, सो गलत है। और ये पता था मुझे, तो ये तो सही है। और
प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज फॉर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल है क्या, प्राइमरी सेक्टर। और ये भी मैंने थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लगा शायद इस एग्रीकल्चरल से रिलेटेड होगा, बट नहीं है ऐसा। और बाकी इसमें भी ये वाला जो है ए पॉइंट जो है वो करेक्ट है और बाकी जो है वो इनकरेक्ट है। डीबीटी ट्रांसफ़र नहीं होता है। और 67,000 करोड़ का बजट तो था, बट मुझे ऐसा लगा कि जब ये आई थी तो उस टाइम पे इतना बजट दिया गया और इसमें लिखा है यूनियन बजट 2025-2026, तो मुझे इस वजह से ही गलत लगा। बट ये और दोनों करेक्ट है, अमाउंट सही था बट वो ईयर के चक्कर में मैंने इसको रॉन्ग समझ लिया था। सो और इसमें ये ऐसा है कि हाँ, इसमें ये इस वजह से गलत हो गया कि पर इंडिविजुअल नहीं है, वो पर फैमिली है, तो इस वजह से ये गलत है, मतलब जो मैंने आंसर मार्क करा है। और ये मैंने पूरा टोटली गैस वर्क करा था कि मुझे ऐसा लगा कि इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा था और मैंने बी और सी इनकरेक्ट लगाए थे और इसमें सिर्फ बी वाला जो है वो इनकरेक्ट है, मतलब ए और सी जो है वो करेक्ट है। और इसके बाद ये मैंने अटेम्प्ट करा था, इसमें पता नहीं, इसमें भी शायद हाँ वो इनकरेक्ट पूछा था और मैंने करेक्ट बताया है, इस वजह से मेरा गलत है, क्योंकि मुझे ऐसा तीनों स्टेटमेंट पढ़ के लगा कि तीनों करेक्ट है और मैंने वही लगाया है कि तीनों करेक्ट है। और इसमें ऑप्शन है नन, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है। और ये मैंने अटेम्प्ट करा नहीं, ये करा था मैंने अकॉर्डिंग टू द बजट 2025-2026 व्हाट इज़ द एस्टिमेट नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 10.1% है और 6.5 जो है वो दूसरी कुछ है। और यूनियन बजट 2025, अच्छा इसमें तो 4 इंजन है तो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। और अकॉर्डिंग टू द बजट इसमें कितना मतलब कितने 4 to 8 लाख पे कितना इंटरेस्ट लगना है, तो 5% का इंटरेस्ट चाहिए। अटेम्प्ट मैंने किया नहीं था और ये भी मैंने गैस करा था, सो गलत है। गैस वर्क कर रही हूँ मैं, गलती हो रहा है। और यहाँ पे गवर्नमेंट विल लॉन्च मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, तो इसके अंदर तूर, उड़द और मसूर आता है, चना नहीं आता। ओके, मसूर लेंटिल आती हैं इसके अंदर। और ये मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था। और यहाँ पे ई सक्षम ऐप है जो कि एमजी नरेगा के अंदर आता है और ये भी मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था। और अ विलेज विच इज़ सस्टेनिंग इट्स ओडीएफ स्टेटस, और उसके अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट दोनों है, तो ओडीएफ राइजिंग के अंदर होता है। ओके, तो ये आप स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में ये कवर किया हुआ है, एडिटैब में भी पूरा कवर किया है। और ये मैंने अटेम्प्ट नहीं करा। और ये मुफ्त बिजली योजना का बजट मतलब टोटल आउटले, तो ये पता था मुझे। और ये एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है, तो इंक्यूबेशन पीरियड और डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ कैटल, मलबेरी का कल्टीवेशंस का साइंटिफिक टर्म क्या होता है, ये उससे रिलेटेड था, तो मुझे इसके बारे में एक्यूरेट आइडिया नहीं था तो मैंने लगाया नहीं। और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और ये भी, और ये सारे एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस हैं जो कि मतलब जो कि आप लोग को भी क्लियर होंगे। और इसमें ना मैं बहुत कंफ्यूज थी तो मैंने इसको मार्क नहीं करा। और इसमें मुझे लगा कि शायद फॉरेस्ट्री सेक्टर होगा, बट फिशिंग सेक्टर है। मुझे ऐसा लगा इतनी सारी मतलब कि स्कीम्स आई हैं तो मे बी नहीं हो सकता है, बट फॉरेस्ट्री सेक्टर नहीं है, फिशिंग सेक्टर ही है, जो कि जिसका ग्रॉस वैल्यू आउटपुट जो है वो कम है। सो इस वजह से ये गलत है। और बाकी ये तो इस पे तो अच्छा इस पे था, ये बैम्बू मिशन, नेशनल बैम्बू मिशन पे था। कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है बतानी है, तो ए और सी करेक्ट स्टेटमेंट है। और इट इज़ नाउ सबस्कीम अंडर द नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये नहीं है। और यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट विस्तार, तो प्रोजेक्ट विस्तार एम्स टू डेवलप अ यूनिफाइड डिजिटल इकोसिस्टम बाय इंटीग्रेटिंग वैलिडेटेड एग्रीकल्चर रिसोर्सेज अक्रॉस प्लेटफॉर्म।
तो इसमें भी हमें करेक्ट बताना था, तो ए वाला लाइन तो करेक्ट है और ए वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। और इट इनकॉर्पोरेट्स अ टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम टू इंटीग्रेट फार्मर फीडबैक, ये भी सही है। द प्रोजेक्ट प्राइमरली फोकस ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड जेनेटिक क्रॉप मॉडिफिकेशन, ये मतलब रॉन्ग है, ये से रिलेटेड नहीं है, विस्तार से रिलेटेड नहीं है। बाकी ये जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम से रिलेटेड है, तो वो भी है कवर। और इसके बाद ये एग्री स्टैक, तो इस पर मैंने सही से पढ़ा नहीं था, बट मैंने ऐसे ही लगाया था। इसमें करेक्ट पूछ रहा है और इसमें ए और सी करेक्ट है, मतलब कि यहाँ पे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब DPI है, डिज़ाइन टू प्रोवाइड एफिशिएंट सर्विसेज थ्रू 3 फंडामेंटल रजिस्ट्रीज और 3 फाउंडेशनल रजिस्ट्रीज, और फार्मर विल रिसीव अ यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी, फार्मर आईडी, ये करेक्ट है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ए और सी। और ये जो ओनली ए वाला, मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ ए करेक्ट है। और ये जियो रेफरेंस विलेजेस मैप्स एंड लैंड पार्सल, ये जो है ये सही नहीं है, ओके। और ए और सी जो है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि से योजना से क्वेश्चन था, और इसमें मेरा क्वेश्चन रॉन्ग है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो सी वाली स्टेटमेंट है जिसमें ऐसा लिखा है एवरी फार्मर इज़ एलिजिबल फॉर अ स्टैंडर्ड इंसेंटिव ऑफ ₹1,00,000, तो मुझे ये स्टेटमेंट ना बहुत कंफ्यूजिंग लगी, क्योंकि इसमें मैंने ऐसा सोचा था कि मतलब ऐसा है वहाँ पे कि 1,00,000 तक मिलेगा, बट उसमें ना कुछ कुछ चेंजेस हैं, मतलब जैसे कि जो मतलब कि अगर वाटर वाला मतलब लैंड है और वाटर से रिलेटेड है, तो वहाँ पे लैंड का रिक्वायरमेंट अलग है, एरिया का रिक्वायरमेंट अलग है। और इस रिगार्डिंग तो मुझे इस वाले स्टेटमेंट में थोड़ी कन्फ्यूज़न हुई, बट फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं 1,00,000 तक ही मिलेगा, बट इसमें कुछ चेंजेस हैं, मतलब सबको 1,00,000 तक नहीं मिल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। मतलब द स्कीम एम्स टू डेवलप इंश्योरेंस प्रोडक्ट स्पेसिफिकली फॉर एक्वाकल्चर फार्म्स टू रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क, तो ये एक्यूरेट स्टेटमेंट है। और इसके बाद जो बी वाली स्टेटमेंट है, इट टारगेट्स कवरेज ऑफ एटलीस्ट 1,00,000 हेक्टेयर ऑफ एक्वाकल्चर फार्म अंडर द इंश्योरेंस प्रोग्राम, ये भी सही है। और एवरी फार्मर इज एलिजिबल फॉर अ स्टैंडर्ड इंसेंटिव ऑफ ₹1,00,000 रिगार्डलेस ऑफ द कैटेगरी, ये स्टेटमेंट गलत है। और कहीं ना कहीं मैंने ये देखा था कि उसमें कुछ था ऐसा कि 1,00,000 तक सबको मिलेगा, तो उस अकॉर्डिंग मैंने इसको मार्क करा, बट ये गलत हुआ है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरा गलत है, मैंने इसको 18% लगाया था और ये 16% है, तो ये तो सिली मिस्टेक है जो कि मुझे याद रखना चाहिए, मैं नंबर भूल गई। और ओके, India agriculture is characterized by diversity with performance varying significantly across different segments and states. As a major global cereal producer, India accounts for -% of world's total output. तो सीरियल के अंदर जो आता है वो 11.6% आता है, मुझे ये एग्जैक्ट फिगर नहीं आता, तो मैंने इसको नहीं अटेम्प्ट करा। बाकी ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये तो मुझे पता था। और वीडर सीड्स का ऑफस्प्रिंग फाउंडेशन सीड, और ये मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, ये सिली मिस्टेक है। और ये मैंने अटेम्प्ट नहीं करा क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था उस टाइम पे, अब मुझे याद करना पड़ेगा, फिज़िक्स मैंने नहीं रिवाइज़ करा। और ये बलवंत राय मेहता कमेटी से है, और ये 30% है, ये मुझे याद था। और ओके, इसमें मैंने ना उल्टा पढ़ लिया था कि मतलब किस, मुझे ऐसा लगा इसमें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और मुझे ये ना ऐसे दिखाई पड़ रहा है कि शीप से स्टार्ट हो रहा है, तो शीप का सबसे ज़्यादा होगा ऐसा वाला, तो मैं इसको इस वजह से ये इसमें ऐसा पूछा गया था कि हाईएस्ट फैट कंपोजिशन किसके मिल्क में होता है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शीप के मिल्क में होता है, और मैं इस वजह से इधर शीप ढूंढ रही थी, और फिर उधर ना ढूंढ करके मैं शीप को इधर ढूंढ रही थी, और मैं ये एरो को देख नहीं पाई, उस मतलब कि मैंने एरो पे ध्यान नहीं दिया, और इस वजह से गलत है। मतलब बफेलो में सबसे ज़्यादा होता है फ़ैट कंटेंट, और उसके बाद होता है शीप के अंदर, फिर ह्यूमन और काऊ के अंदर सबसे कम होता है, तो इस वजह से मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ है, जो कि क्लियरली मिस्टेक है, मतलब मुझे ध्यान देना चाहिए बट मैंने नहीं दिया, इस वजह से ये क्वेश्चन गलत है। और बाकी इसमें DAP का पूछा गया था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और ये मुझे नहीं पता था, बट ये निज़ामाबाद में है, अभी मैंने सॉल्यूशन इसका चेक करा है। और रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड MSP ऑफ रॉ जूट, तो रॉ जूट की MSP जो है
इसका सॉल्यूशन ये है 5650, मुझे याद नहीं था एग्जैक्ट तो मैंने अटेम्प्ट नहीं करा। एप्पल मैन ऑफ इंडिया जो है वो हरिवंश शर्मा है, और ये भी मैंने अभी सॉल्यूशन देखा था थोड़ी देर पहले। और सर्ज इरिगेशन, इसको तो फरो इरिगेशन बोलते हैं। बाकी ये पावर टेक ऑफ है। और IUCN मतलब रेड डाटा बुक में क्या कौन सी नहीं मेंशन होती है तो वो रेयर है, ये पिछली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनको कौन। कुछ बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और इसके बाद फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये मैंने ना सच में गेस वर्क करा था, मुझे नहीं इसका कोई आइडिया था कि ये PMFBY फसल बीमा योजना के अंदर आता है, मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं था। सो मैंने एग्री श्योर लगाया क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर AIF मैंने पढ़ा था और PM कुसुम पढ़ा था और PM आशा पढ़ा नहीं था मैंने, बट मुझे लगा फसल बीमा योजना के अंदर तो नहीं आएगा, बट तो गलत है। और इसके बाद 195 के अंदर आएंगे तो KCC की लिमिट इंक्रीज़ करी गई है अप टू 5 लाख। और दिस वॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ PM किसान स्कीम की कितनी इंस्टॉलमेंट मार्च 2025 तक रिलीज़ हुई है, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो 19 है। मुझे नहीं याद था सो इस वजह से नहीं। और सेल्फ ग्रोइंग प्रॉपर्टीज़ किसके अंदर होती है, तो ये ब्लैक सॉइल के अंदर होती है। आफ्टर डैट ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का क्वेश्चन था, और इस पर भी मैं कंफ्यूज कर गई थी, मुझे लगा कॉपाइसिंग होगा, और सो इसका आंसर है लूपिंग। और ये साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन कार। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। सो ओवरऑल पेपर का जो लेवल था एग्रीकल्चर, मतलब अगर हम ARD की बात करें तो उसमें उन्होंने करंट क्वेश्चंस ज़्यादा डाले थे, मतलब थोड़े से ज़्यादा थे। सो उस हिसाब से मतलब कि थोड़ा बहुत अगर हम लोग उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहेंगे कि करंट अफेयर भी उसमें आ सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी ESI और ESI का सेक्शन जो था वो सही था, और क्वेश्चन मेरे काफ़ी गलत हुए ESI में, बट हाँ कवर करने वाला था। मतलब मुझे ऐसा लगा कि बहुत लेंदी क्वेश्चन तो नहीं थे, बट हाँ ओवरऑल मॉडरेट लेवल था इस पेपर का। मतलब इतना ज़्यादा भी इजी नहीं था ना, फिर ESI सेक्शन भी नहीं था और ना ही इतना ज़्यादा GA भी था। और एग्रीकल्चर में भी करंट अफेयर्स उन्होंने पूछ रखे थे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 10 क्वेश्चन तो थे जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर से रिलेटेड थे। सो ये ओवरऑल एनालिसिस है मेरे अकॉर्डिंग। आप लोग भी क्वेश्चन मतलब इस एग्ज़ाम को देख करके देखिएगा और फिर बताइए कि कैसा है और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। ओके बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।